सीक्रेट को स्टडी करने के लिए, जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनी कैरेक्टर। तो क्या होता था, ये जो लेंथ, मास और टाइम फिजिकल क्वांटिटीज है जो न्यूटन पर केजी पर सेकंड आ रहा है, एक साइड में 1 केजी रखा है, इसको बैलेंस करने 1 केजी के साथ, तो जितना करंट आपको देना पड़ेगा उस करंट को क्या बोला गया? ये डायमेंशन बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ वैल्यू देगा जिसके अंदर भी कुछ इफ नंबर ऑफ इट नीड टू बी राउंडेड इज 5, यहाँ पे जो 10 का पावर है ना उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम लोग ला चुके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वन शॉट, जिसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को शॉर्टकट तरीके से कम टाइम में हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और हम लोग इसके अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, मैथमेटिकल फॉर्मूले, ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले और एक्सप्रेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सब लोगों को साथ में ही नोटबुक, पेन, पेंसिल लेके रेडी होना है, साथ में सारे के सारे नोट्स बनाना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर हम लोग ना क्वांटिटीज को सीखने वाले हैं और इस क्वांटिटी के अंदर जो भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, ये मेजरमेंट्स किस तरीके से किया जाता है, ये मेजरमेंट्स हम क्यों कर रहे हैं, ये मेजरमेंट्स जब हम करेंगे तो इसके पीछे क्या क्या मैथमेटिक्स होती है, ये सारे चीज को समझने वाले हैं, राइट। तो जब भी हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये इसलिए आता है बिकॉज हम फिजिक्स के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम फिजिक्स के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं और जब हम एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल में आप लोगों को ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को रीडिंग्स नोट करने होते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये रीडिंग्स जो आप नोट करोगे, ये क्या है? ये मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट। तो जब आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो इसके बाद चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन एज वेल एज इन क्लास 12, तो इसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स के अंदर बहुत सारे मेजरमेंट्स आएंगे। ये मेजरमेंट्स, ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं, ये किस तरीके से आए, इनका मीनिंग क्या है, ये सारे चीज इस चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, इसके अंदर हम लोग मेजरमेंट किसका करते हैं? हम मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। किसका करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ये क्या है? जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी हम फिजिक्स को सीखते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल के अंदर रीडिंग्स नोट करते हैं। ये रीडिंग्स एक्चुअल में मेजरमेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं? हम मेजरमेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट से हम लोग नेचर के सीक्रेट का कुछ प्रूफ देने वाले हैं, राइट। तो नेचर में जो भी सीक्रेट चल रहा है वो सीक्रेट एग्जैक्टली क्या है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जब आप ये एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोगों को मेजरमेंट लेना है। क्या करना है? आप लोगों को मेजरमेंट लेना है। इसीलिए ये जो मेजरमेंट है ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को एक मीनिंग दे देते कि हम लोग फिजिक्स में एक्चुअली क्या करते हैं। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स का मतलब होता है टू नो द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, टू नो द सीक्रेट ऑफ नेचर। नेचर में जो भी सीक्रेट चल रहे हैं, यूनिवर्स में जो भी सीक्रेट चल रहे हैं, ये सारे सीक्रेट को जानना ही फिजिक्स है। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक फिजिक्स का डेफिनेशन लिख लेते कि एक्चुअली फिजिक्स है क्या। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ब्रांच है साइंस का। फिजिक्स इज ए branch of science that deals with secret of nature, that deals with secret of nature बोलो आप या secret of universe बोलो, तो हम यहाँ पे यूनिवर्स लिख देते हैं, राइट। तो जब भी आप यूनिवर्स का सीक्रेट ढूंढोगे, जब भी आप यूनिवर्स के सीक्रेट को स्टडी करोगे, तो आप लोगों को वो सीक्रेट को स्टडी करने के लिए, जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना है। अब जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आप लोग मेजरमेंट लोगे। मेजरमेंट आप क्या चीज का लोगे एक्सपेरिमेंट के अंदर? मेजरमेंट में आप लोगे फिजिकल क्वांटिटी का। किसका मेजरमेंट लोगे? फिजिकल क्वांटिटी का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एनी मैटर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी कैरेक्टर होता है, ये किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपके पास एक पेन है, अगर मैं बोलता हूं ये पेन का लेंथ कितना है, तो ये जो मैंने लेंथ, इसका कैरेक्टर बताया, लेंथ के बारे में आपसे बात किया, तो इसका लेंथ आप नाप सकते हो और आप नापने के बाद मुझे नंबर के फॉर्म में बता सकते हो, यस सर इस पेन का जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। यानी कि आप इसका जो कैरेक्टर मैंने आपसे पूछा लेंथ,
ये लेंथ को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और इसीलिए अगर आप नंबर के फॉर्म में उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसके लिए वो कैरेक्टर यानी कि इस पेन का लेंथ जो है वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, राइट। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मेरे को बोला गया कि इसका कलर क्या है, कलर भी एक इसका कैरेक्टर है पेन का, राइट, लेकिन मैं इसके कलर को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो अगर मैं इसके कलर वाले कैरेक्टर को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो मैं बोलूंगा कि कलर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का वो कैरेक्टर है जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एनी मैटर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल देखो, मास, तो अगर किसी भी चीज का वजन है 5 kg वजन है, राइट, 5 है, तो आप उसके वजन को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। हाँ, ये मटेरियल है, इसका वजन है 5 kg, राइट। तो इसीलिए हम बोलेंगे मास यानी वजन, ये एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ओके। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी को पूरा मीनिंग देने के लिए इसके साथ में यूनिट्स लगाया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को नंबर के फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर दिया मैंने, लेकिन नंबर काफी नहीं है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो मैं साथ में और एक टर्म लेके आऊंगा जिसको बोलते हैं यूनिट। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला एक बाहर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा गया है और उसका वजन है 20। आपको क्या करना है, उसको लेके जाना है, कहीं पे रखना है, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसका एग्जैक्ट वजन क्या है, वो 20 मीनिंग क्या है। जब मैं बोलता हूं उसका वजन 20 kg है तो आपको क्लियर हो गया, यस 20 kg मतलब बहुत भारी वजन है, उसका जो मास है वो ज्यादा है, और ये चीज अगर मास ज्यादा है तो ये चीज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह रख पाएंगे कि नहीं, इसका भी आइडिया आ जाएगा। यानी जब मैं 20 बोला था तो आपको इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लगा था, जैसे मैंने 20 kg बोला कंप्लीट हो गया इंफॉर्मेशन, मीनिंग आ गया उस चीज को, और आप लोग बात को समझ गए। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है, नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस तो करना है, साथ में एक और टर्म लेके आना जिसको बोलते हैं यूनिट। तो जैसे जो एक फिजिकल क्वांटिटी मास है, इसमें 5 क्या है, ये 5 मैग्नीट्यूड, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, नंबर है, और जो केजी है ये क्या है, यूनिट है। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दो चीज से बना है, एक तो मैग्नीट्यूड से बना है, एक यूनिट से बना है, एक मैग्नीट्यूड से बना है, एक यूनिट से बना है, राइट। अब ये यूनिट क्या है, तो यूनिट एक ऐसा रेफरेंस है, मतलब आप इस फिजिकल क्वांटिटी मास को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ये केजी का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो आप, केजी का यूज कर रहे हो। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारे पास मास है, जो हमारे पास मास है वो मास एक नंबर और एक यूनिट, ये दोनों के हम बोल सकते हैं सम से बना है, ये दोनों को साथ में लेके बना है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट से बनता है, और फिजिकल क्वांटिटी को पूरा अपने आप को मीनिंग देने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है, यूनिट की। तो यूनिट एक ऐसा रेफरेंस है जो रिफर कर रहा है, जिसका यूज किया जा रहा है। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रहा है, यूनिट का यूज कर रहा है। क्या करने के लिए, यूनिट का यूज कर रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। तो क्या है यूनिट, ये एक रेफरेंस है जिसका यूज किया जाए। ए रेफरेंस स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। तो यूनिट क्या है, एक रेफरेंस है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो व्हाट इज यूनिट, यूनिट इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, या सॉरी यूनिट इज एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड है। क्या ये स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब पूरी दुनिया यूज करेगी, फिक्स है। तो यूनिट इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। इतना समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। तो क्या सीखा हमने, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनी कैरेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी मटेरियल का कोई भी एक कैरेक्टर जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड और यूनिट को मिला के बनाया जाता है। यूनिट क्या है, तो यूनिट एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसकी मदद लिया जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ सिस्टम आया था यूनिट्स और मेजरमेंट्स के लिए, तो क्या सिस्टम था देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिखा हूं, लेंथ, मास और टाइम। तो क्या होता था, ये जो लेंथ, मास और टाइम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो इसको ना अलग अलग कंट्री अपने अपने सिस्टम में क्या करते थे, मेजर करते थे, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसे मेजर कर सकते। तो अलग अलग क्वांटिटीज क्या करते थे, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। तो क्या होता था, कुछ कंट्री एमकेएस सिस्टम यूज करते थे, कुछ कंट्री सीजीएस सिस्टम यूज करते थे, कुछ कंट्री एफपीएस सिस्टम यूज करते थे। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता था।
तो जिस कंट्री में एमकेएस सिस्टम चलता था मेजरमेंट के लिए, उस कंट्री में लेंथ को मीटर के यूनिट्स में मेजर किया जाता था, उस कंट्री में मास का जो यूनिट होता था किलोग्राम रखा जाता था, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता। जिस कंट्री में एमकेएस सिस्टम चलता था उस कंट्री में लेंथ को मीटर के फॉर्म में मेजर करते थे, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। वहीं पे कुछ कंट्रीज सीजीएस सिस्टम यूज करते थे। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता था, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, मास को ग्राम में मेजर किया जाता था और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। और कुछ ब्रिटिश कंट्री जो थे वो एफपीएस सिस्टम यूज करते थे, जहां पे लेंथ को फुट में यूज किया जाता था, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड में हम लोग मेजर करते थे। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम जो है वो अलग अलग कंट्रीज में चलते थे। तो फिर ये क्या करता था, कंफ्यूजन क्रिएट करता था। अलग अलग सिस्टम जो है वो क्या करता था, कंफ्यूजन क्रिएट करता था। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक मीटिंग रखा गया और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया को एक ही यूनिट्स का सिस्टम यूज करना है, जिसको बोला गया था एसआई यूनिट्स और मेजरमेंट। तो एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में ये डिसाइड किया कि पूरी दुनिया लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। और इस तरीके से सारी दुनिया ने एसआई सिस्टम को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। एसआई सिस्टम जो था उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आपको दिख रही है एग्जाम में आते हैं, इसको अच्छी तरीके से आपके नोट्स में बना लेना है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, 3 क्वांटिटीज है। ये 3 क्वांटिटीज अलग अलग सिस्टम में कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता था, कौन से कंट्री में, ये सारे चीज इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या सीखा हमने ये सीखा कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम की वजह से, उसके लिए एक नया सिस्टम यूनिवर्सली बनाया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, एंड दैट पर्टिकुलर सिस्टम वाज नेम्ड एज एसआई सिस्टम। क्या नाम दिया गया, एसआई सिस्टम, जहां पे लेंथ को मीटर में मेजर किया गया, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इस तरीके से पूरी दुनिया ने एसआई सिस्टम मेजर किया या एसआई सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है यस फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप कौन से। तो अभी हम लोगों ने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम नंबर के फॉर्म में, जैसे हम लोग ने देखा कुछ हमारे पास टर्म्स है, लाइक मास देखा हम लोगों ने, मास को हम लोग नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बराबर है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग ने देखा लेंथ है, लेंथ को भी हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद और एक कैरेक्टर मैंने बोला कलर। तो क्या कलर को हम लोग नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। हम लोग कलर को कैसे नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए कलर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी समझने के बाद हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी को वापस से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी। पहला जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड जो है वो क्या है, डिराइव क्वांटिटी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको मेजर करने के लिए, जिसको नापने के लिए दूसरे और किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। लाइक जैसे द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी तो फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी, राइट, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको नापने के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब जैसे अगर मेरे को बोला गया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके वजन को नापना है, इसके मास को नापना है, तो मास देखो इसके अंदर जो टर्म आया वो क्या आया है, मास आया। तो मुझे आप लोग बताओगे कि इसके मास को नापने के लिए क्या आपको ये पता होना चाहिए कि अभी टाइम क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं, टाइम की कोई जरूरत नहीं। क्या इसके मास को नापने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना है अभी आसपास का? नहीं। इसका मतलब इसका जो मास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके मास को नापने के लिए मुझे ये भी नहीं पता होना चाहिए कि मेरा हाइट कितना है या जो मशीन से नाप रहे उसका हाइट कितना है। मतलब हम लोग को ना ही तो लेंथ से कोई लेना देना है, ना ही तो हमें टाइम से कोई लेना देना है, ना ही तो हमें मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे हमें डिपेंड नहीं करना अगर इसके मेरे को मास को मेजर करना है। मतलब इसका मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर से क्या सीखा हमने?
द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जांपल दिया गया, मास हो गया, टाइम हो गया। दूसरा अब आता है डिराइव क्वांटिटी। क्या आता है? डिराइव। अब ये डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है हमें डिराइव किया गया, बनाया गया है, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो नेचर को ढूंढ ढूंढ के समझा गया है, नेचर के अंदर क्या मेजरमेंट चल रहे हैं उस चीज को समझ के बनाया गया। और डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल की मदद से डिराइव किया गया, फंडामेंटल की मदद से बनाया गया, राइट। तो ये जो डिराइव क्वांटिटी है ये क्या है? तो द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है उनके मेजरमेंट के लिए, ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं किसी ऑब्जेक्ट का मुझे स्पीड मेजर करना है, अगर मैं बोलता हूं किसी ऑब्जेक्ट का मुझे स्पीड मेजर करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और ऐसे ये बी पॉइंट तक चले जाता है, ठीक है। मैं बोलता हूं ए से बी जाने के लिए इसको 2 सेकंड का टाइम लगा, ए से बी तक जो दूरी है वो 5 मीटर है, मुझे स्पीड नापना है। क्या नापना है? स्पीड। तो यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी मैंने कौन सा लिया? स्पीड। अब स्पीड अगर मुझे नापना है तो मेरे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों रहना चाहिए। अगर मेरे को डिस्टेंस और टाइम नहीं पता है तो मैं स्पीड नहीं नाप पाऊंगा। मेजर कर सकता हूं क्या? अगर मेरे को स्पीड नापना है, स्पीड मेजर करना है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्पीड को मेजर करने के लिए मेरे पास डिस्टेंस भी रहना चाहिए, मेरे पास टाइम भी रहना चाहिए। अगर ये दोनों क्वांटिटी नहीं है तो स्पीड नहीं मेजर कर सकता। मतलब स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और अगर ये फिजिकल क्वांटिटी ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है तो मैं बोलूंगा ये फिजिकल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी। कैसा है? डिराइव क्वांटिटी। फिर से देखो, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड एज डिराइव। अगेन, द फिजिकल क्वांटिटी which depend on other physical quantity for their measurement is called as derived quantity। आया बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव क्वांटिटी। क्लियर? चलो अब इस चीज को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो नंबर के साथ में यूनिट्स भी बताना पड़ेगा। अगर आप यूनिट्स नहीं बताते हो तो हम लोग उस क्वांटिटी को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई मास है, किसी का वजन बता रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मास उसका 20 है, चलेगा क्या? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, मैं क्या बोलूंगा? 20 kg है। अब ये यूनिट, तो अगर आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका कोई यूनिट है तो उस यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। द यूनिट यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। क्या समझ में आया? जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उनके जो भी यूनिट्स होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मास, तो उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो केजी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी और ले लो, टाइम। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट, टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड भी आप लोगों का फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्लियर हो गया। डिराइव यूनिट, अब आपको बात समझ में आ गया क्या? अगर फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं तो वैसे डिराइव यूनिट्स क्या होंगे? डिराइव क्वांटिटी के। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। डिराइव यूनिट्स क्या होंगे? डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट्स। द यूनिट यूज्ड टू मेजर डिराइव क्वांटिटी, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिराइव यूनिट। तो जैसे स्पीड, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डिराइव यूनिट्स। फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। वर्क का यूनिट होता है जूल। तो ये सारे कैसे हैं? डिराइव यूनिट्स। क्लियर? तो फिर से हम लोग ने पहले सीखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर हम लोग ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखा। एफपीएस सिस्टम कहीं पे यूज होता है, कहीं पे एमकेएस सिस्टम यूज होता है, कहीं पे सीजीएस सिस्टम यूज होता है। तो ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट होने से अच्छा है कि हम लोग इसका एक सॉल्यूशन निकाल लेते। हम सॉल्यूशन निकाल के आए और हमने बोला हम ऐसा यूनिट्स यूज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा यूनिट में हम लोग ने मान लिया कि जो लेंथ होगा उसको मीटर में नापेंगे, जो मास होगा उसको केजी में नापेंगे, जो टाइम होगा उसको सेकंड में नापेंगे। इस तरीके से हम लोग ने अच्छी तरीके से समझा और आप लोगों ने एक नोट्स बना लिया। अब आगे फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2
पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एक होगा हमारा फंडामेंटल, एक होगा हमारा डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज का नाम होगा जो क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना है, जो क्वांटिटी पे को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना है। वहीं पे हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी होता है, ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको मेजर करने के लिए आपको किसी और भी क्वांटिटी पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो उनके ही साथ में फंडामेंटल यूनिट्स हैं और डिराइव यूनिट्स है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अच्छे से नोट्स मेंटेन करके रखो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और ये नोट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के टाइम पे शॉर्टकट कम टाइम में अपने प्रिपरेशन करने में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसके बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 है। कितना है? 7 है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी ये रहा, ठीक है। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टोटल वी आर हॅव्हिंग ओनली 7 फंडामेंटल. किती आहे आपल्याकडे फंडामेंटल क्वांटिटी? टोटल आपल्याकडे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत, राइट. और ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके जो यूनिट्स होंगे वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे. जो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, उसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे फंडामेंटल यूनिट्स. क्या होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स, राइट. तो जैसे अगर आप देखोगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है. हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है. सॉरी, हाँ ठीक है, यूनिट्स तो 7 होंगे ही. क्यों यूनिट 7 होंगे? क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी भी कितने? 7. तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं, ठीक है. मास का यूनिट किलोग्राम होता है, इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. लेंथ का यूनिट मीटर होता है, दिस इज द सिंबल. टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, दिस इज द सिंबल. टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, सिंबल. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL. So these are the units, this is the symbol. तो ये हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया. तो फटाक से आपके नोटबुक में नोट्स बना लेना है. कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी, एक और बार चलो फटाफट, क्या क्या है. तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है, यस, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को सीक्वेंस को मेंटेन करके रखने की कोई जरूरत नहीं. आप कोई भी सीक्वेंस में किसी को भी रख सकते हैं, बट वी आर हैविंग टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. अच्छा, अब डिराइव क्वांटिटीज कितने? तो आंसर है डिराइव क्वांटिटी का कोई लिमिट नहीं है. ये 7 को छोड़ के जितने भी क्वांटिटीज आपको दिखेंगे सारे डिराइव क्वांटिटीज होंगे. और डिराइव क्वांटिटीज जो होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही बनते हैं. जो डिराइव क्वांटिटी होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही बनते हैं. इसके लिए तो उसका नाम क्या रखा गया है? डिराइव रखा गया है. क्या रखा गया है? डिराइव रखा गया है, ठीक है. चलो, तो हम लोग को इतना समझ में आ गया. अब आगे बढ़ेंगे हम. यहां पे हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स है, उनके अलावा हमारे पास और भी यूनिट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स. और इसके अंदर बेसिकली एंगल्स इंक्लूडेड होते हैं. क्या होते हैं? एंगल्स इंक्लूडेड होते हैं. तो हमारे पास 2 टाइप के सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ठीक है. इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इसके लिए मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखोगे. जैसे सबसे पहले हम लोग को बोला गया, एक हमारे पास होता है प्लेन एंगल, जिसको आप डी थीटा से डिनोट करते हैं. क्या होता है हमारे पास? प्लेन एंगल, ठीक है. तो प्लेन एंगल का मीनिंग क्या है? प्लेन एंगल का मीनिंग है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी सिस्टम है, आपके पास ऐसा कोई भी मटेरियल है जिसके पास सिर्फ 2 एक्सिस है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन. जैसे एग्जांपल देखो, एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है. इसके पास कितनी एक्सिस है उसको पहचान लेते हैं. अगर आप इस कॉर्नर पे जाओगे तो ये देखो एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये आपको -y एक्सिस दिख रहा है. 2 ही एक्सिस है. अगर आप इस कॉर्नर पे जाते हो तो ये आप लोगों को -x एक्सिस दिखेगा, ये आपको y एक्सिस. अगेन 2 एक्सिस, 2 ही है ना. अगर आप इस कॉर्नर पे जाते हो तो ये आप लोगों को x एक्सिस दिखाई देगा, ये आप लोगों को y एक्सिस दिखाई देगा, माइनस में दोनों. अगेन 2 ही एक्सिस है. और अगर आप इस कॉर्नर पे बैठते हो तो ये वाला x हो गया, ये वाला y, अगेन 2 ही एक्सिस है. इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग ये समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास सिर्फ 2 ही एक्सिस है. और ऐसा सिस्टम जिसके पास सिर्फ 2 ही एक्सिस होता है, उनके बीच में, या तो हम बोलते हैं वही सिस्टम को जिनके पास 2 एक्सिस होता है, ऐसे सिस्टम का ही नाम प्लेन रखा जाता है.
क्या रखा जाता है, प्लेन। इसी चीज को, इसी सिस्टम को, इसी प्लेन को टू डायमेंशनल सिस्टम भी बोला जाता है, यानी कि दो एक्सिस है, टू डायमेंशन है, दो एक्सिस है। और ये टू डायमेंशनल सिस्टम या प्लेन में जो एंगल बनता है दोनों एक्सिस के बीच में, इसी एंगल को बोला जाता है प्लेन एंगल। क्या बोला जाता है, प्लेन एंगल। क्या बोला जाता है, प्लेन एंगल, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल भी एक टू डायमेंशनल सिस्टम है, सर्कल भी एक प्लेन है, क्योंकि जब आप सर्कल पे चलोगे तो देखो यहाँ पे, यहां से जब आप ऐसे ऊपर की तरफ चलोगे, राइट, तो आप इधर से स्टार्ट किए थे, यहां पे गए थे, तो अगर आप देखोगे आप इतना आगे, जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे आप देखोगे आप इतना आगे हो और आप देखोगे आप इतना ऊपर भी हो। इसका मतलब आप दो डायरेक्शन में चल रहे थे, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में चल रहे थे, मतलब आप एक प्लेन के सिस्टम में चल रहे हो, दो एक्सिस वाले सिस्टम में चल रहे हो, राइट। तो इसके बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा आप देख सकते हैं, इसी एंगल को बोला जाता है प्लेन एंगल थीटा। और ये निकालेंगे कैसे, तो आंसर है, ये निकालने का फॉर्मूला है कि कोई भी एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपका पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा यहां से यहां तक के बीच में आर्क आपने कितना बनाया, मान के चलो आपने आर्क एस बनाया और इस सर्कल का रेडियस आर है, तो आर्क अपॉन रेडियस दैट इज एस अपॉन आर। और इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा प्लेन एंगल कितना होता है फॉर ए सर्कल, ठीक है। अब ये जो प्लेन एंगल है, क्या है, प्लेन एंगल, इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और आप इस सिंबल से उसको डिनोट कर सकते हैं। क्या यूनिट होता है, रेडियन। शॉर्टकट में आप आरएडी लिख सकते हो। और डेफिनेशन क्या है, देखो आप, रेशियो है, ये क्या है, आर्क और ये रेडियस का रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल टू द रेडियस। ये सर्कल के लिए क्लियर हो गया। ये क्या है, प्लेन एंगल। फिर से तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जो कि एंगल के बारे में बताता है, हमें एंगल के बारे में बात करता है, जिसके अंदर से पहला है प्लेन एंगल। पहला कौन सा है, पहला है प्लेन एंगल। पहला कौन सा है, पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब होता है किसी भी प्लेन वाला सिस्टम, किसी भी प्लेन वाला सिस्टम, किसी भी टू डायमेंशनल सिस्टम जिसके पास दो एक्सिस होता है, उनके दो एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। और वो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। यूनिट होता है रेडियन। प्लेन एंगल यूनिट होता है रेडियन। फिर से प्लेन एंगल यूनिट होता है रेडियन। अब जो दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो अब सॉलिड एंगल को आप इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। सॉलिड एंगल जो होता है ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम के लिए होता है। ऐसा सिस्टम जिसके पास तीन एक्सिस है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, यहां पे अगर ये बॉक्स को आप देखोगे तो इसके किसी भी कॉर्नर पे हम चले जाते हैं। जैसे आप अगर इसके इस कॉर्नर पे चले जाते हो, मैं बोलूंगा यहां पे जाओ तो आप बोलोगे मैं एक्स में जा रहा हूं, माइनस एक्स या एक्स। अगर मैं बोलता हूं चलो भाई नीचे चलो, तो आप बोलोगे वाई एक्सिस में जा रहे हो। मैं बोलूंगा आगे की तरफ आओ, तो ये हो गया जेड एक्सिस। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पास तीन एक्सिस है। इस ऑब्जेक्ट के पास कितना एक्सिस है, तीन एक्सिस है। और जिस सिस्टम के पास तीन एक्सिस होता है उसी सिस्टम को बोला जाता है थ्री डायमेंशनल सिस्टम। और ये तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, ये तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोला जाएगा सॉलिड एंगल। क्या बोला जाएगा, सॉलिड एंगल। एकदम सॉलिड आंसर है कि नहीं, क्या बोला जाएगा, सॉलिड एंगल बोला जाएगा। तो जैसे ये एक स्फीयर है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा कट करके निकाला। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल। क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है पूरे स्फीयर का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अगर छोटा सा हिस्से की बात करें तो छोटे से हिस्से के लिए भी आपको सॉलिड एंगल मिलेगा। पूरे के लिए बात करें, पूरे के लिए छोटा सा हिस्सा मैंने निकाला जिसका ये जो एरिया है वो डीए है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा डीए एरिया की वजह से वो होगा उतना एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में जो भी एंगल बनता है हम उस एंगल को क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। यहां पे आप देख सकते हो एस आर, इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। जब मैं यूनिट की बात करूंगा स्टेरेडियन, यहाँ पे क्या एरिया और इसका स्क्वायर है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द एरिया। सॉलिड एंगल
यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। फिर से आ जाते हैं रिटर्न। हम लोग ने क्या सीखा, हमारे पास सप्लीमेंट्री टर्म्स के अंदर दो हम बोल सकते हैं एंगल है, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल सिस्टम के बीच का एंगल होता है जिसका यूनिट होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशनल सिस्टम के बीच का एंगल होता है जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्लियर हो गया, नोट्स बना लिए। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी का जो हम बोल सकते हैं कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट पे जाते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, कन्वेंशन फॉर एसआई यूनिट्स। यानी कि जब भी आप यूनिट्स यूज करोगे, जब भी आप यूनिट्स यूज करोगे किसी भी क्वांटिटी के साथ, किसी भी मेजरमेंट के अंदर, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करोगे, कुछ ना कुछ नियम बनाया गया, कन्वेंशंस बनाए गए, उस कन्वेंशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कन्वेंशंस जो बनाया गया है, ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ये नियम जो बनाए गए हैं, ये क्या है, इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो एक चीज आप नोटबुक के अंदर ऐसे नोट करके रख लेना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कि गिव सम कन्वेंशन फॉर एसआई यूनिट, 2 मार्क्स के लिए आएगा। और आप लोगों को इसके अंदर 4 कन्वेंशन देने, कितने कन्वेंशन देने, 4 कन्वेंशन, 2 मार्क्स के लिए आएगा 4 कन्वेंशन। देख लेते हैं क्या क्या रूल है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हमें क्या बताता है, रूल नंबर 1 हमें ये बताता है कि ध्यान से देखना, ऑलवेज एक्सप्रेस राइट ओनली यूनिट्स इन टर्म ऑफ सिंबल। हमें ये बोल रहा है जब भी आप यूनिट्स को लिखोगे तो पूरा नाम मत लिखो, जैसे 20 किलोग्राम नहीं लिखना है, 20 और केजी लिख दो, सिंबल के फॉर्म में यूज क्या करो, सिंबल के फॉर्म में ही यूनिट्स लिखा करो, फुल फॉर्म नहीं लिखने का। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, ऑलवेज एक्सप्रेस दी यूनिट्स इन फॉर्म ऑफ ए सिंबल, सिंबल के फॉर्म में यूज करो, पूरा का पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल 1 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे पूरा न्यूटन नहीं लिखा, मैंने न्यूटन का सिंबल लिख दिया। तो क्या रूल नंबर 1 समझ में आपको, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी आप कोई भी यूनिट्स को एक्सप्रेस करोगे, फिर से रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी आप किसी भी यूनिट्स को एक्सप्रेस करोगे तो हमेशा आप सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। नोट करके लिख लो, फटाक से नोटबुक निकालने का, नोट करके लिख लेना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है व्हाइल राइटिंग ए यूनिट इन फुल फॉर्म, बाई चांस आप लोग ने फुल फॉर्म में लिख दिया, वैसे लिखना तो है नहीं, अगर लिख दिया आपने तो आप लोगों को स्टार्ट करना है स्मॉल लेटर से, ठीक है। ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर इवन इट इज इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो जैसे 1 न्यूटन आपने फुल फॉर्म में लिख दिया 1 न्यूटन, तो यहां पे जो पहला वर्ड है इसको स्मॉल रखना है, पहले वर्ड को कैपिटल नहीं करना है। पहली बात तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि आप फुल फॉर्म में लिखो ही मत यूनिट, यूनिट को कभी भी फुल फॉर्म में नहीं लिखना है, हमेशा क्या करना है, सिंबल के फॉर्म में लिखना है। अगर आपने फुल में लिखा तो पहला वर्ड जो होगा, पहला वर्ड नहीं पूरा का पूरा टर्म्स, वो आपको कैपिटल में नहीं यूज करना है, स्मॉल में यूज करना है। इवन दो साइंटिस्ट का नाम भी होने दो, एक नाउन होने दो। हम क्या सीखे, नाउन, नाउन के बारे में कि आप लोगों को नाउन का पहला वर्ड कैपिटल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नाम है ना तो भी आप लोगों को स्मॉल में लिखना है, ये रूल नंबर 2 कहता है। अगर आप कैपिटल में स्टार्ट करते हो तो ये रॉन्ग हो जाए, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, while writing units in term of symbol always use capital letter if unit is named after a scientist। अब देखो कैपिटल के बारे में जिक्र कर रहा है, क्या बोल रहा है, अगर आप सिंबल के फॉर्म, फुल फॉर्म लिख रहे तो पूरा का पूरा स्मॉल में लिखना है, फुल फॉर्म में कैपिटल यूज ही नहीं करना। लेकिन अगर आपने रूल नंबर 1 फॉलो किया, जो आपको फॉलो करना ही है, क्या रूल नंबर 1, हमेशा आप यूनिट एक्सप्रेस करोगे सिंबल के फॉर्म में। और अगर सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, बाई चांस वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, एम्पियर हो गया, तो हमेशा क्या करोगे आप, सिंबल के फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखोगे। कैसे लिखोगे, कैपिटल में। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, 1 न्यूटन, तो अगर आप 1 न्यूटन लिख रहे हो, ये नहीं है, 1 न्यूटन लिख रहे हो, तो ये जो न्यूटन है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसके लिए आप लोग कैपिटल से डिनोट करोगे। ये अगर आप स्मॉल से डिनोट कर देते हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना, अगर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखा गया है तो वो सिंबल कैपिटल में ही लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, नोट करके लिख लेना नोटबुक में। अगला, यूनिट आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कभी भी आपको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। लाइक 20 केजीज, 20 किलोग्राम्स,
20 मीटर्स, नहीं चलेगा, ये रूल ही नहीं। रूल कहता है कि जब भी आप किसी भी यूनिट्स को लिख रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो क्वांटिटीज के साथ, तो भाई सिंगुलर में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लूरल्स में नहीं यूज करना है। सिंगुलर मतलब 20 मीटर, एंड इट शुड नॉट बी 20 मीटर्स, 20 केजी नहीं, 20 केजी, यस 20 केजी, 20 केजीज नहीं, 20 किलोग्राम्स नहीं, 20 केजी। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन सही है, ये स्मॉल में आपने एक्सप्रेस किया पूरा, लेकिन यहाँ पे 1 न्यूटन्स नहीं चलेगा। 1 न्यूटन्स लिख देंगे तो किसी को नैनो सेकेंड लग गया तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसके लिए आप कभी भी यूनिट्स को प्लूरल के फॉर्म में नहीं लिखोगे। लिख लो। पॉइंट नंबर 4 आपने क्या सीखा, लिख लेना फटाक से। हमने पॉइंट नंबर 4 में सीखा कि यूनिट शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म, शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला रूल है वो क्या बोलता है, देखो ध्यान से। while writing a unit full stop is not used at the end of the unit। जब भी आप यूनिट को लिख रहे हो तो आप लोगों को यूनिट के लास्ट में कभी भी फुल स्टॉप यूज नहीं करना है। फिर से, जब भी आप कोई यूनिट को एक्सप्रेस कर रहे हो लास्ट में फुल स्टॉप यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखो, 1 न्यूटन काफी हो गया, डन, कुछ नहीं करना आगे। 1 न्यूटन और फुल स्टॉप लगा दिया तो ये रूल नहीं चलेगा, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका है, और गलत तरीका आपको बिल्कुल भी फिजिक्स में यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया सब लोग को? क्या, जब भी आप किसी क्वांटिटी को यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, यूनिट लगा दिए, तो आपको उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट। इफ यूनिट इज इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ सिंगल रेशियो। अगर आपका यूनिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जैसे न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, बराबर, तो ये आप लोगों का रेशियो के फॉर्म में है। अगर ऐसा कुछ तो है न्यूटन सेकेंड अपॉन सेकेंड, ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूं, न्यूटन सेकेंड तो एक यूनिट हो गया, अपॉन सेकेंड और भी आ रहा है, एक किसी क्वांटिटी है उसका यूनिट है न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। तो यहां पे आप लोगों को 3 रेशियो के टर्म में नहीं लिखना है, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहां पे देखो न्यूटन पर केजी पर सेकेंड आ रहा है, राइट है, तो ऐसा मत यूज करो। क्या करो आप, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, बस इतना ही रखो। इसमें बहुत सारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कर दिया, केजी को ऊपर लेके गया, न्यूटन केजी इनवर्स अपॉन सेकेंड, डन, क्लियर। तो एक न्यूमरेटर रखना है, एक डिनोमिनेटर रखना है। क्लियर हो गया? नोट कर लो। अगला, इफ यूनिट कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट देन ऑल द यूनिट मस्ट बी एक्सप्रेस आइदर इन सिंबल और फुल फॉर्म। अगर एक ही यूनिट में 2 यूनिट आ रहा है, जैसे न्यूटन सेकेंड, न्यूटन भी एक यूनिट है, सेकेंड भी एक यूनिट है, तो हमारे पास एक ऐसा यूनिट आ गया जिसके अंदर न्यूटन भी आ रहा है, सेकेंड भी आ रहा है। तो या तो आप क्या करो, दोनों को फुल में लिखो या तो दोनों को स्मॉल में, लेकिन ये भी ध्यान रखना है वहां पे साइंटिस्ट का नाम है तो फुल में लिखना, ठीक है। चलो देखो, जैसे जूल पर केजी, ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे जूल पर केजी है, ठीक है। अगर आपने सिंबल के फॉर्म में लिखा है जूल को, तो केजी को भी सिंबल के फॉर्म में लिखो, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे, इसको आप लोगों ने फुल फॉर्म में लिखा जूल, यहां पे आपने सिंबल के फॉर्म में, नहीं चलेगा। कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं चलता है। अगर बहुत सारे यूनिट्स आ रहे हैं तो सारे का सारा सिस्टम सेम होना चाहिए, या तो वो सिंबल के फॉर्म में या तो फुल फॉर्म में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला, इफ यूनिट कंटेन अ टर्म विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 10 raised to n देन ए प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर यूनिट। अब देखो इसका मीनिंग क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके पास कोई टर्म आ गया, मेजरमेंट आ गया जिसके अंदर 10 to the power कुछ आ रहा है, तो वो 10 to the power कुछ जो आया है ना, उसको आप क्या करोगे ना, एक पर्टिकुलर सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जैसे आपके पास आया 10 to the power -6 मीटर, तो ये मेजरमेंट में आपको 10 to the power n का एक फॉर्मेट दिखाई दिया। तो अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो इसको आप एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स, इसको आप एक पर्टिकुलर सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे जो यूनिट के आगे लगेगा। मीटर है यूनिट, उसके आगे, तो 10 to the power -6 को माइक्रो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा माइक्रोमीटर। क्या हो जाएगा ये? माइक्रोमीटर। वैसे ही 10 to the power 9 मीटर एक मेजरमेंट आया, तो 10 to the power -9, ये 10 to the power n है, इसको आपको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है जिसको नैनो बोलते हैं, तो नैनोमीटर। तो इस तरीके से इतने सारे रूल्स आपको याद करने, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर यूनिट्स। ये 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है,
4 पॉइंट्स आप लोगों को लिखने। कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में, आपको 4 पॉइंट लिखने। फिर से कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? 2 मार्क्स का आता है, 4 पॉइंट लिखने। नोट्स बना लिए फटाफट, वेरी गुड। चलो समझ में आ गया। अब अगला आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे बनाया गया, टाइम को कैसे बनाया गया, मास को कैसे बनाया गया, ये चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को बनाया कैसे गया? तो लेंथ को बनाने के लिए हम लोग ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज किया जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो फिर होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो ये एग्जैक्टली अगर देखोगे तो 29 करोड़ के लगभग में, तो इसको हम लोग ने 30 करोड़ कर दिया। 3 × 10⁸ क्या होता है? 30 करोड़ होता है। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यही हम लोग मान के चलेंगे। तो लाइट का स्पीड यूनिवर्सल है, लाइट का स्पीड कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज अंधेरा बहुत ज्यादा, कुछ भी रहे, लाइट के स्पीड को कभी फर्क नहीं पड़ता। लाइट का स्पीड पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में आज से 100 साल पहले, आज से लाखों साल पहले, आज से आने वाले लाखों साल बाद हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, और जो होता है 3 × 10⁸, ठीक है। तो 1 मीटर, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करें, 1 मीटर क्या, 1 मीटर का डेफिनेशन क्या है, 1 मीटर क्या बनाया गया, 1 मीटर को कैसे डिसाइड किया गया? तो ये बोला गया, ध्यान से देखना, ये बोला गया कि अगर लाइट 1 सेकेंड में इतना, लाइट का स्पीड क्या है देखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना, या तो इतना चलता है। तो अगर लाइट 1 सेकेंड में इतना चलता है, यहां से देखोगे तो अच्छे समझेगा, अगर लाइट 1 सेकेंड में इतना मीटर चलता है, तो मैं जानना चाहता हूं लाइट 1 मीटर में कितना सेकेंड चलेगा, तो नहीं पता मुझे। अगर लाइट 1 सेकेंड में इतना मीटर चलता है, तो 1 मीटर का दूरी लाइट कितने सेकंड में तय करता है नहीं पता, एक्स मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 1 1 हो गया, x × ये हो गया, राइट। तो दिस टर्म इंटू एक्स, ये यहाँ पे आ गया, 1 × 1 यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू आ गया 1/, ये टर्म इधर आ गया, इतना सेकंड। तो लाइट इतने सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को 1 मीटर बोला गया। तो देखो 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458 सेकंड। इसका मीनिंग क्या है? 3 × 10⁸। तो लाइट 1/3 × 10⁸ मीटर जितने सेकंड में ट्रेवल करेगा, ठीक है, जितने सेकंड में, देखो वापस से कोई कंफ्यूजन नहीं करना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम, लेकिन नहीं, एकदम सिंपल। अ मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458 सेकंड। तो इतने टाइम में, ये बहुत छोटा फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, बहुत छोटा फ्रैक्शन ऑफ टाइम, 1/299792458 सेकंड में जितना दूरी लाइट तय कर लेगा उस दूरी को बोला गया 1 मीटर। उस दूरी को क्या बोला गया? 1 मीटर। फिर से, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकंड इज कॉल्ड एज 1 मीटर। समझ में आ गया? सिंपल। चलो कंफ्यूजन दूर करते, एक सिंपल दिमाग में बिठा लेते हैं। क्या है 1 मीटर? 1 मीटर का डेफिनेशन है 1 मीटर इज द डिस्टेंस, 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/, ये नंबर को जाने दो, ये नंबर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इस नंबर को डायरेक्ट ये नंबर मान लो, 3 × 10⁸। तो 1/3 × 10⁸ सेकंड में लाइट जो भी दूरी तय करेगा वो दूरी को हम 1 मीटर बोलते हैं। तो अगेन क्या सिस्टम बनाया हमने, क्या डेफिनेशन बनाया हमने? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकंड इज कॉल्ड एज 1 मीटर। क्लियर हो गया? एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गया। फटाक से नोट में लिख लो, मेंशन कर लो अच्छे से, और एक बॉक्स में डाल दो यस 1 मीटर का डेफिनेशन। मेरे को कोई भी बोलेगा तो मैं बता सकता हूं, एंड द डेफिनेशन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकंड इज कॉल्ड एज 1 मीटर। क्लियर? एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। चलो आगे, अब मास की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मास। अब 1 kg कैसे बनाया गया? जैसे 1 मीटर तो समझ लिए लेंथ के बारे में, 1 kg कैसे बनाया गया? तो 1 kg को बनाने के लिए सबसे पहले इनिशियली क्या किया जाता था, एक हमारे पास प्रोटोटाइप था, सैंपल। प्रोटोटाइप मतलब सैंपल, जो कि एलॉय से बना था, प्लैटिनम और इरिडियम के एलॉय से बना था, और उसको एक लेबोरेटरी में रखा गया था, ठीक है। और उस प्रोटोटाइप का जो वजन था उसको बोला गया था 1 kg। डायरेक्टली डिसाइड किया गया था कि एक प्रोटोटाइप है, प्लैटिनम इरिडियम से बना है, और इसका जो भी वजन है दैट इज 1 kg। Initially, a piece of platinum iridium alloy kept in a glass case है वो,
ग्लास केस एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग 1 kg। ठीक है ये, बट बाद में क्या होने लगा, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल बैठने लगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बैठने की वजह से इसका मास जो है ना बदल जा रहा था। तो अगर मास बदल जा रहा है तो ये रेफरेंस कैसे यूज कर सकते हैं हम, उसका मास तो बदल रहा है। जो प्रोटोटाइप था उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल बैठ रहे हैं, उसके बाद छोटे छोटे और भी पार्टिकल्स बैठ रहे हैं, और उसकी वजह से इसका जो वेट है वो बदल गया। वेट मतलब मास, मास की बात करो, वेट अलग चीज होता है, मास बदल गया। तो अब इसको रिफर कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे रेफरेंस ले सकते हैं 1 kg बनाने के लिए, नहीं ले सकते, इसका मास तो बदल रहा है। तो हमने बोला कि हम लोगों को कुछ दूसरा ऐसा रेफरेंस लेना पड़ेगा जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग ने एक करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिस्टम में गए, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट देखते। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक 1 kg का मटेरियल रखा, रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, रेफरेंस, बिल्कुल पूरा रेफरेंस ले रहे हैं, पूरा रेफरेंस का खेल है। यहां पे मैंने क्या किया, यस 1 kg का मटेरियल रखा, ये आपके पास एक मेटल का मटेरियल है, इसको ऐसे रखा तराजू जैसा, यहां पे एक वायर रखा नीचे, वायर के अंदर करंट पास किया। तो जब किसी वायर के अंदर करंट जाता है ना, वो वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करता है। क्या, जब भी किसी वायर के अंदर करंट जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी खुद मैग्नेट बन जाता है। मतलब इसमें से करंट पास कर रहा हूं मैं, मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट बन गया तो ये मेटल को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो इसमें से पहले 1 एम्पियर करंट मैंने पास किया, इसको थोड़ा सा नीचे खींच लिया, 2 एम्पियर पास और नीचे खींचा, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो रहा अभी। फिर मैंने इसमें से 7 एम्पियर करंट पास किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब मैं देखता हूं ये एकदम और ये दोनों एकदम बराबरी पे आ गए। तो अब मैंने बोला ये जो 7 एम्पियर करंट जा रहा है ना, ये रेफरेंस है। क्या है, रेफरेंस है। तो जब भी एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके अंदर 7 एम्पियर का करंट है, वो अगर क्या हो जाता है, दूसरे साइड रखे हुए 1 kg मास को बैलेंस कर देता है, तो उस पर्टिकुलर करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 kg। देखो 1 kg मास इज द अमाउंट ऑफ करंट, ये करंट का वैल्यू है। 1 kg मास इज द अमाउंट ऑफ करंट विच कैन बी बैलेंस वन साइड ऑफ, जो एक साइड के बैलेंस को बैलेंस कर सकता है। वेइंग सिस्टम विथ अदर साइड हैविंग स्टैंडर्ड 1 kg मास, एक साइड में 1 kg रखा है, इसको बैलेंस कर ले 1 kg के साथ, तो जितना करंट आपको देना पड़ेगा उस करंट को क्या बोला गया, क्या बोला गया, उस करंट को क्या बोला गया, 1 kg। क्या बोला गया, 1 kg। तो अभी हमने क्या सीखा, सिंपल, हमने बोला कि उतने करंट को 1 kg का रेफरेंस लिया जाएगा जितने करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट को पास करने से, वायर में पास करने से एक साइड का बैलेंस्ड हो जाएगा, जहां पे दूसरे साइड में 1 kg का परफेक्ट मास रखा होगा, जहां पे दूसरे साइड में 1 kg का परफेक्ट मास। 1 kg मास इज द अमाउंट ऑफ करंट विच कैन बैलेंस वन साइड ऑफ ए वेइंग सिस्टम विथ अदर साइड हैविंग स्टैंडर्ड 1 kg मास। क्लियर हो गया, नोट में एकदम परफेक्टली बना के रख लो, एकदम अच्छे से नोट्स में बना के रख लेना आप लोगों। क्लियर हो गया, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 सेकेंड के डेफिनेशन की तरफ। अब 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड का डेफिनेशन जो है, चलो मैं इसको आपको बता देता हूं 1 सेकेंड का डेफिनेशन क्या होता है। अब एक सीजियम एटम होता है, क्या होता है, सीजियम एटम, और सीजियम एटम के अंदर जो ग्राउंड स्टेट होता है, जो ग्राउंड स्टेट मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होते, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होते उसको ग्राउंड स्टेट। तो सीजियम एटम का एक आइसोटोप है जिसे हम बोलते हैं सीजियम 133, राइट। तो उसके ग्राउंड स्टेट में अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसके एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है, ट्रांजिशन करता है, इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है। तो वो जंपिंग क्या, वो जंपिंग जब वो 9192631770 वाइब्रेशंस करता है, इतने वाइब्रेशंस को करने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को 1 सेकेंड बोलते हैं। फिर से, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ द सीजियम 133 एटम टू डू ट्रांजिशन बिटवीन 2 ऑर्बिटल लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट, या तो एनर्जी लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट, राइट, क्लियर, एनर्जी लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट फॉर 9192631770 वाइब्रेशंस। फिर से, जितना समय किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन को 9192631770 वाइब्रेशंस करने के लिए लगता है, उस समय को बोलते हैं 1 सेकेंड। एकदम सिंपल, नोट कर लो जरा एक नंबर,
9192631770 वाइब्रेशंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जितना समय लगता है सीजियम 133 में, उस समय को बोला जाता है 1 सेकंड। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारे मेजरमेंट की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फटाक से टॉपिक का नाम आप लोग को लिख लेना, डायमेंशनल एनालिसिस, फास्ट। डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखते हैं। सो डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशन एक ऐसा हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे हम किसी भी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि ये कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। कोई भी क्वांटिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम क्लियर शब्द में बोल रहा हूं। कोई भी क्वांटिटी कितने सारे फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डायमेंशन। अब एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मास, ये क्वांटिटी है, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है? तो आंसर है मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो एक ही क्वांटिटी से बना है फंडामेंटल। तो इसका डायमेंशन में लिखूंगा ये मास से बना है और एक बार मास आ रहा है, तो m⁻1 इसका डायमेंशन हो गया। इसको m भी लिख सकते हैं, यहां पे कोई पावर नहीं, मतलब 1। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना? खुद के ही क्वांटिटी से बना है, एक बार l⁻1। टाइम t⁻1, टेम्परेचर k⁻1, केल्विन होता है ना k⁻1। लेकिन अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, मीनिंग तो वही है। चलो देख लेते। पहले यहां पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डायमेंशन जो है वो क्या है? पावर है। पावर मतलब एक नंबर है जो बता रहा है ये मटेरियल, ये क्वांटिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। तो देखो, डायमेंशन इज द पावर, नंबर है, पावर है, ऑन विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड टू ऑब्टेन इट्स यूनिट। जिस पावर को फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर रखा जाता है सो दैट आपको पता चले वो क्वांटिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। फिर से, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर विच इज रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर रखा जाता है सो दैट आपको पता चले कि वो गिवन क्वांटिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। अब और ज्यादा क्लियर होगा जब यहां पे एग्जांपल लेंगे। जैसे स्पीड देखो, ये वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? डिस्टेंस लेंथ है, तो l⁻1 हो गया, टाइम t⁻1 हो गया। अब मैंने क्या किया? टाइम को ऊपर भेज दिया, तो इधर पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो l1 t⁻1 स्पीड का डायमेंशन आ गया। अब देखो ये डायमेंशन जो है ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि जो स्पीड है वो लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है? लेंथ और टाइम, जिसमें लेंथ एक बार आएगा, टाइम भी एक बार आएगा, लेकिन माइनस से मतलब टाइम नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा। क्लियर हो गया? अब सर समझ में आ गया। मतलब डायमेंशन एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्वांटिटी का जो हमें बताता है कि कोई भी गिवन क्वांटिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। तो लेंथ से बना है, टाइम से बना है, एक बार। क्लियर? और एक एग्जांपल। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? यूनिट्स पता चलता है। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकंड। डिवाइड किया आप लोगों ने मीटर पर सेकंड, डिवाइड इसलिए किया क्योंकि टाइम में माइनस है, इसके लिए मीटर पर सेकंड यूनिट भी आ गया। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन किससे बना है? वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी l1 t⁻1, टाइम t⁻1। फिर से वेलोसिटी l1 t⁻1, टाइम t1, बराबर है। वेलोसिटी कहां से आया? यहां से आया, देखो ना, l1 t⁻1, टाइम t1, ऊपर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, -1 और ये -1, -2 हो गया। तो अब क्या बता रहा है? ये जो एक्सेलरेशन है ये एक लेंथ से और 2 टाइम से बना है, जहां पे टाइम डिवाइड में माइनस आ रहा है ना। तो ये डायमेंशन किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या ये डायमेंशन बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक लेंथ और 2 टाइम से बना है और टाइम डिवाइड में हो रहा है? बिल्कुल, यस, राइट। तो यही चीज तो है डायमेंशन। क्या है डायमेंशन? डायमेंशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है
एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने बार किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ है तो मीटर, टाइम है तो सेकेंड, यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार सेकेंड, माइनस है तो क्या कर देंगे, रेशियो में। अगला डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास m⁻⁴, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो L1 L1 M1 L⁻3, ऊपर लेके जाओगे -3, तो M1 L⁻⁻3। मास का यूनिट होता है केजी, लेंथ का मीटर होता है, मीटर क्यूब आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे -r, और ये आपको यूनिट। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। क्लियर। क्या है डायमेंशन, डायमेंशन एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है कि कोई गिवन क्वांटिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं वो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ एक्सपेरिमेंट। जो ऐसे कांस्टेंट है, फिर से ध्यान से सुनो, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन ओनली बी डिटरमाइंड विथ एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे जो भी कांस्टेंट है जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन से सबसे पहले तो आप वैल्यू निकाल सकते हो कोई भी। लेकिन ऐसे कांस्टेंट जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, जैसे पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो आप डायमेंशन की मदद से पाई का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। सेकेंड, द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस। अगर आपको मैंने बोला log x का डायमेंशन बताओ, नहीं बता सकते। मीटर का डायमेंशन बताओ, बता सकते हैं। क्यों, मीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन log x लॉगरिथमिक क्वांटिटी है, तो आप उसका डायमेंशन नहीं। मैं बोलता हूं sin x का डायमेंशन बताओ, नहीं बता सकते, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो यही बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल टर्म हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, आप उसके डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, if an expression contain two terms which is being added and having same dimension, then prediction of the term complete equation is not possible। देखो अभी क्या बोल रहा है, जब भी 2 टर्म ऐड हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, कोई इक्वेशन है, अगर 2 टर्म ऐड हो रहे हैं तो दोनों टर्म का डायमेंशन सेम आता है। अगर a प्लस बी ऐड हो रहा है और आपको इक्वल टू c मिल रहा है, ये एक इक्वेशन है, a प्लस बी इक्वल टू c, a का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम रहेगा क्योंकि बीच में एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है मतलब डायमेंशन सेम। तो मैंने आपको बोला a प्लस बी इज इक्वल टू सी एक इक्वेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एक इक्वेशन है। जैसे मैंने आपको बताया a प्लस बी इज इक्वल टू सी एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन मैंने कंप्लीट लिखा है कि नहीं, ये आपको आइडिया नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि जब आप डायमेंशन निकालोगे, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका तीनों का सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तीनों का डायमेंशन कैसा आएगा, सेम आएगा। अगर तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि अगर मान के चलो ये इक्वेशन ऐसा था, a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू सी था, मैंने आपको इतनी बताया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, आप नहीं पता लगा सकते कि मैंने आपको गलत इक्वेशन बनाया, क्योंकि सबका डायमेंशन क्या है, सेम। तो जब मैं बोलूंगा पता लगाओ इसका डायमेंशन, क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं, डायमेंशन से पता लगाओ। को कैसे पता चलता है, आप सबका डायमेंशन निकालोगे। अगर सबका डायमेंशन सेम आता है तो इक्वेशन करेक्ट होता है। तो ये चीज में अगर देखोगे, इस इक्वेशन में सबका डायमेंशन सेम आएगा, करेक्ट है क्या, नहीं, इनकम्प्लीट है। तो ये चीज आप पता नहीं लगा सकते डायमेंशन की मदद से, आप ये पता नहीं लगा सकते कि गिवन इक्वेशन कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो आपके ये ठीक है। अब आते हैं यूजेस। क्या क्या यूजेस, सबसे पहले है टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। कोई भी अगर आपको फिजिकल इक्वेशन दिया है तो क्या वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है, क्या वो फिजिकल इक्वेशन सही है, इसका पता आप लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। फिर से, अगर आपको कोई फिजिकल इक्वेशन दिया गया है तो क्या वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, इसका आप पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो एग्जांपल लेते हैं। पहला आपने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल है उसको देखोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने एक इक्वेशन लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों टर्म्स का मैं डायमेंशन निकालूंगा। इन तीनों टर्म्स का मैं क्या करूंगा, डायमेंशन निकालूंगा। v क्या है, वेलोसिटी, u क्या है, वेलोसिटी, at क्या है,
ए इंटू टी एक टर्म है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। चलो हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो v का डायमेंशन क्या होता है, L1 m0 t रेस टू माइनस 1। u का डायमेंशन क्या होता है, L1 m0 t रेस टू माइनस 1। ए एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 m0 t रेस टू माइनस 2 और t का होता है t रेस टू 1। जब आप इसे कंबाइन करोगे तो -2 और ये 1 प्लस करना है, -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो L1 m0 t -1। अगर आप देखोगे इसके डायमेंशन को देखो, इसके और इसके, क्या आपको दिख रहा है तीनों डायमेंशन सेम है? यस। अगर तीनों डायमेंशन सेम है तो ये इक्वेशन करेक्ट है। एज डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड में और RHS लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म हैं और राइट हैंड साइड में सबका डायमेंशन सेम है, इसलिए द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो क्या रूल सीखा आपने? आप डायमेंशन से ये पता लगा सकते हैं, आप डायमेंशन से ये पता लगा सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या नहीं। आप डायमेंशन से ये पता लगा सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही है या नहीं। क्लियर? कैसे? आपको जो गिवन इक्वेशन दिया उसके अंदर सारे जो टर्म्स है, सारे टर्म्स का आप क्या करोगे, उसके अंदर जितने भी गिवन इक्वेशन है आप सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन फाइंड करो, सेम आना चाहिए। सेम आया? करेक्ट। और एक एग्जांपल देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s का डायमेंशन निकाल, L1 m0 t0। s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है, तो l⁻⁴ आ जाएगा। ut, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, L1 m0 t -1। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 m0 t -1। t का हो गया t⁻⁴। कंबाइन करोगे -1 + 1 0 हो गया, तो ये हो गया L1 m0 t0। ठीक है, नेक्स्ट at²। a मतलब एक्सेलरेशन L1 t⁻² होता है, एक्सेलरेशन L1 t⁻²। जो 0 नहीं लिख बोलेंगे तो भी चलेगा। टाइम t⁻² स्क्वायर है तो -2 + 2 0 हो जाएगा, L1 बचा। देखो तीनों का डायमेंशन सेम आया। आ गया सर, समझ में आ गया? यस। तो अगर सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम आता है तो हम बोलते हैं गिवन इक्वेशन करेक्ट है। हाफ यहाँ पे देखोगे तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। क्लियर हो गया? तो एक यूज हम लोग को समझ में आ गया। पहला यूज है टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या है, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिया गया है उनके बीच में क्या रिलेशन अगर आपको फाइंड करना है, ध्यान से सुनना है। अगर आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज दिया गया है उनके बीच में क्या रिलेशन है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे चलो देखते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ L है और इसका टाइम पीरियड T है, यानी कि ये एक जो वाइब्रेशन होता है ये करने के लिए टाइम T लेता है। यहां से स्टार्ट करोगे, गया, रिटर्न आया, एक वाइब्रेशन, इसके लिए टाइम T लगता है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G काम कर रहा है। देखो, द टाइम पीरियड T ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो अब मुझे बताना है टाइम, लेंथ और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या करने का, हमें बोला है टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और G के ऊपर। तो लिख दो टाइम डिपेंड ऑन लेंथ, इक्वेशन नंबर 1। टाइम डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंबाइन करो। तो जब आप कंबाइन करोगे टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, और क्या करोगे आप इनको पावर दे दोगे, A और B ऐसे पावर लिख दोगे। ठीक है, आप ये हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इक्वल टू कांस्टेंट आता है, रूल है। तो T इज इक्वल टू K L⁻A G⁻B। अब इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दो, जैसे स्टार दे दिया। टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, इसका और इसका सबका डायमेंशन ले लो। ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन आ जाएगा L0 m0 t⁻1, या तो डायरेक्ट t⁻1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू K, लेंथ का डायमेंशन L1 होता है, बाकी 0 हो जाएगा, पावर दे दो A। G एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 t⁻²। मास तो होता ही, तो मास को 0 दे दो, नहीं तो मत लिखो चलेगा, और पावर दे दिया B। अब ये क्या होगा, ये पावर ना मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर सारे टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये L0 m0 t⁻1 हो गया, इज इक्वल टू K हो गया। ये A मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, 0 इंटू A 0 हो जाएगा, A इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू B B हो जाएगा,
b इंटू जीरो जीरो हो गया, b इंटू माइनस टू क्या हो गया -2। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ईच टर्म, लेंथ मास और टाइम। पहले मैं लेंथ को कंपेयर करूं, यहाँ पे लेंथ कितना है 0 है तो 0 लिख दिया, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे a और यहाँ पे b और इंटू ए, तो पावर में अगर इंटू रहता है तो पावर ऐड होता है, तो a प्लस बी हो जाए, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया। नेक्स्ट मास को कंपेयर करो, कितना है 0, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। अब टाइम को कंपेयर करो, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस -2b, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस -2b, -2b होता है। तो यहां से अगर आप b का वैल्यू निकालोगे, -2 इधर जाएगा और b का वैल्यू आ गया -1/2। अब b का वैल्यू इसमें पुट कर दो, जैसे आप b का वैल्यू इसमें पुट करोगे, यहाँ पे b का वैल्यू -1/2, तो a का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। a का वैल्यू a और b मिल गया आपको, इसमें रख दो, किसमें, ये वाले इक्वेशन, ये वाले में, स्टार में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन स्टार इक्वेशन, t इज इक्वल टू, देखो t इज इक्वल टू k l रेस टू a, l रेस टू a का वैल्यू क्या है 1/2 और g का वैल्यू क्या है b और b का वैल्यू -1/2 रख दिया। जब पावर में हाफ रहता है तो उसको रूट बना सकते हैं, t इज इक्वल टू k, तो लेंथ का रूट हो गया, g का रूट हो गया, बट यहाँ पे माइनस हाफ था इसके लिए नीचे चला गया, तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। k का वैल्यू 2π होता है, नहीं पता ये कांस्टेंट है, ये प्रैक्टिकल करके फाइंड किया जाता है, नहीं पता है तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g, ये आपने रिलेशन बना। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया, ये एक्सप्रेशन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार 4 बार, तो आप ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन हो गया। यहाँ पे डायमेंशन का और एक यूज पता चला इसमें कि अगर आपको अलग अलग क्वांटिटीज दिए थे उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये आप डायमेंशन की मदद से फाइंड कर सकते। इससे पहले क्या सीखे थे, अगर आपको कोई गिवन फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, कोई भी इक्वेशन दिया गया है, तो ये इक्वेशन सही है कि नहीं आप चेक कर सकते। सेकंड क्या आपने देखा, आप किसी भी टर्म्स में अगर जैसे टाइम दिया, लेंथ दिया, एक्सेलरेशन दिया, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। अब बढ़ते हैं तीसरे यूजेस की तरफ। अब देखो तीसरा यूजेस क्या है, तीसरा यूजेस है टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम। मतलब कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास है, तो आप मास को केजी भी लिख सकते हो, आप मास को ग्राम भी लिख सकते हो। तो ये दो अलग अलग सिस्टम एक ही क्वांटिटी का है। देखो सेम फिजिकल क्वांटिटी का इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम है। तो ये दोनों का कन्वर्जन क्या है, तो मुझे पता है 1 kg जो होता है, 1 kg जो होता है वो होता है 1000 ग्राम, तो ये तो कन्वर्जन है। तो ये ऐसे कन्वर्जन आप इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से, डायमेंशन की। कैसे करेंगे चलो देखते हैं, ध्यान से देखोगे। तो यहां पे मैंने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी वर्क के बारे में। अब वर्क का 2 यूनिट होता है, एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट ईआरजी अर्ज होता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क का जूल होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ज होता है। अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किसके बीच में, 1 जूल कितना अर्ज होता है, ये हमें फाइंड करना है, ये कन्वर्जन फैक्टर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। तो मैंने बोला 1 जूल कितना अर्ज होता है मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और मैंने बोला 1 जूल एक्स अर्ज है, मुझे पता नहीं तो एक्स अर्ज है। अब डायमेंशन लेने का, ये दोनों साइड में डायमेंशन लेने का, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड 1 1। जूल किसका यूनिट है, वर्क का, वर्क का डायमेंशन लिख लो। वर्क का डायमेंशन होता है L2 m1 T⁻², L2 m1 T⁻² इज इक्वल टू एक्स अर्ज। अर्ज भी किसका यूनिट है, वर्क का, तो अर्ज का डायमेंशन सेम टू सेम आ जाएगा, L2 m1 T⁻², L2 m1 T⁻², क्योंकि दोनों जूल और अर्ज दोनों सेम क्वांटिटी के डायमेंशन है, सॉरी सेम क्वांटिटी के यूनिट है। और अगर सेम क्वांटिटी के यूनिट है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, सेम लिख दिया। यहां पे मैंने एक बेस बताया 1 और यहां पे 2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये बता रहा है ये एसआई सिस्टम से जा रहे हैं, ये सीजीएस से जा रहे हैं। ये जूल एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, तो एसआई सीजीएस से जा रहे हैं, तो वो बता, तो 1 एसआई बता रहा है, 2 क्या बता रहा है, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, चलो इसको इधर बुला दो क्योंकि एक्स फाइंड करना है मुझे।
जो फाइंड करना होता है उसको अकेले रखते हैं, उसको इधर बुला दो। तो L2m1t माइनस 2 L2m1t रेस टू माइनस 2, राइट, L2m1t माइनस 2 L2m1t माइनस 2। अब देखो इज इक्वल टू एक्स, अब क्या करने का, यूनिट रखने का। ये ऐसा ही है, ये सीजे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो, लेंथ है तो मीटर हो गया, ये स्क्वायर है स्क्वायर रख दिया, मास का केजी हो गया 1, टाइम का सेकंड रेस टू माइनस 2। अब ये सीजीएस सिस्टम, लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड। तो ये तो सेम था तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू एक्स। अब सेम कर लोगे, ये मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर, इसको भी मैं सोच रहा मीटर में कर लो। तो मुझे पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो लिख दिया 100 और ये स्क्वायर था स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर चला जाए, बराबर। केजी, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम लिख दिया, पावर 1 हो गया। सेंटीमीटर और ये ग्राम ऐसे लिखा है, सेंटीमीटर ग्राम कैंसिल हो गया, 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, 1000 में 3 जीरो है, 4 और 3 7 जीरो, और x का वैल्यू आपको मिल गया 10 टू द पावर 7। इसको इसमें रख दो तो 1 जूल इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या आया, 10 टू द पावर 7 अर्ज। और देखो ये आपका फाइनल आंसर मिल गया कि 1 जूल कितना अर्ज होता है। तो ये फायदा है डायमेंशन का। क्या था तीसरा जो ये हम लोग ने कंसेप्ट देखा, हम लोग ने देखा कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में क्या कन्वर्जन फैक्टर को फाइंड कर सकते, बराबर। मजा आया, एकदम सिंपल था। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को, किस तरीके से हम लोग किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करते हैं, किस तरीके से हम लोग किसी भी अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये सारे चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, मजा आ गया, समझ में आ गया। अच्छे से नोट्स बनाते रहो और इसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहना है। अब भी हम लोग का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, 1 शॉट जा रहे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करके रहेंगे। ओके, तो आपको जुड़े रहना। चलो फटाफट अगला टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एरर्स, एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट। तो यहां पे अब हम लोग ने सीख लिया किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, सीख लिया ना। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डायमेंशंस क्या होते हैं उनके, क्या, ये सारे चीज हमने कर लिया। मेजरमेंट करना सीख लिया। अब जब मेजरमेंट करोगे तो आप गलतियां करोगे, आप एक्यूरेट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आएगी, तो वो सारी चीजों को भी हमें समझना है। चलो समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है अभी एक्यूरेसी, प्रिसाइजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी क्या होता है, कितना परफेक्ट आप किसी भी मेजरमेंट को मेजर कर सकते हो, किसी भी मेजरमेंट को निकाल सकते एकदम परफेक्ट, इस चीज को बोलते हैं एक्यूरेसी। द परफेक्टनेस और करेक्टनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू, इसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। सेकेंड आता है प्रिसीजन, मतलब कितना परफेक्ट आंसर तक आप पहुंच पाते, कितना प्रिसाइज आंसर आप निकाल सकते हो, कितने परफेक्ट वैल्यू तक आप पहुंच रहे हो। द वैल्यू रिकॉर्डेड नंबर ऑफ टाइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो जब आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल के उसका मीन लेते हो तो आप एकदम प्रिसाइज रीडिंग तक पहुंच जाते हो, आप एकदम परफेक्ट रीडिंग तक पहुंच जाते हो। तो प्रिसीजन का मतलब होता है आप कितना परफेक्ट रीडिंग तक पहुंच रहे हो, उसके कितने करीब हो, इस चीज को प्रिसाइजन। और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आप उस वैल्यू को लेके, उस मेजरमेंट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अनसर्टेन हो कि क्या मैं सही मेजरमेंट ले रहा हूं कि नहीं। अनसर्टेन इन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एरर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अनसर्टेनिटी का मतलब शायद से मैंने मेजरमेंट किया, अरे शायद से मेजरमेंट गलत है, कुछ तो ऐसा हम लोग के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, हम लोग कुछ गलती कर दिया। तो ये सारी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट, तो सबसे पहले हम लोग एरर्स को समझेंगे। एरर्स का मतलब क्या होता है, एरर्स का मतलब होता है कि आपने कुछ वैल्यू को मेजर किया और उसके अंदर कुछ आपने गलतियां कर दी, उसको क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मान के चलो ये एक सिस्टम है, इसका लेंथ है 5 मीटर, मैंने आपको बोला मेजर कर दो, मैंने आपको क्या बोला, मेजर करो भाई, तो आपने मेजर किया, आपने 4.9 मेजर कर दिया, इसका वैल्यू कितना था 5, तो ट्रू वैल्यू जो था 5 था, ट्रू वैल्यू मतलब जो परफेक्ट वैल्यू, आपने जो मेजर किया 4.9। तो आप जब ट्रू वैल्यू यानी 5 और जो आपने मेजर किया यानी 4.9, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 5 माइनस 4.9 आपको मिलेगा 0.1, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एरर। इसी को हम एरर बोलते हैं। तो एरर है क्या, एरर का मतलब, एरर है क्या, एरर का मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू।
ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एरर मिल जाएगा। तो ये एरर किस वजह से आता है पहले वो समझेंगे, ठीक है। देखो, तो एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर होता है और एक होता है रैंडम एरर। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर मतलब आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, जो सिस्टम इन्वॉल्व है मेजरमेंट में, वो सिस्टम में कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, इसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर मेजरमेंट में आता है। तो क्या होता है इसको देखते। देखो, जब आप सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं, इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वर और ड्यू टू सिस्टम। सिस्टम के अंदर कुछ कमी है, जो सिस्टम अपनाया जा रहा है, जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसके अंदर कुछ कमी है। तरीका यूजर अपना सकता है, बराबर है। एक सिस्टम बनाया गया, उसके अंदर कुछ कमी है। तो अगर ऐसे सिस्टम जिसके अंदर कुछ कमी है, उस सिस्टम से मेजरमेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मेजरमेंट में एरर आएगा, गलतियां आएगी, राइट। इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक। तो ये सिस्टमैटिक एरर अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। द एरर arises due to error in measurement instrument. Example, ammeter showing some value even though it is not connected in circuit. आप एमीटर ले लिए, सर्किट में कनेक्ट कर दिए क्योंकि आपको करंट मेजर करना था। अब जब तक आप उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किए, तब तक तो आपको 0 दिखाना चाहिए, लेकिन एमीटर ऑलरेडी 1 पे है। तो अगर आप ऐसे एमीटर से रीडिंग निकालोगे तो गलती होगी। तो यहां पे आपकी गलती तो नहीं है, यहां पे गलती किसकी? मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की गलती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वही सही से कैलिब्रेट नहीं हुआ है, 0 पे नहीं है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से अगर आप मेजरमेंट लेते हो तो गलतियां आएंगी। ऐसे टाइप की गलतियों को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। आपका जो टेक्निक है मेजरमेंट का, उसके अंदर ही गलती है, उसके अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आपको मैंने बोला, एक बीकर को ऐसे होल्ड करके 20 ml इसके अंदर HCl डालना है। आप बीकर को ऐसे नहीं होल्ड करके, ऐसे होल्ड करके 20 ml डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 20 ml परफेक्ट नहीं डाल पाओगे, गलतियां होगी, राइट। तो ऐसे गलती को बोलते हैं ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। हमारी टेक्निक सही नहीं थी। उसके बाद आता है पर्सनल एरर। अब मेरा पर्सनल खुद का एरर, मेरी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? तो मेरे को एक लेंथ मेजर करना था यहाँ पे, तो इसके ऊपर मैंने स्केल रखा, इस चीज के ऊपर इसका मेरे को लेंथ मेजर करना है, स्केल रखा, और मैं क्या कर रहा हूं, बहुत दूर जाके देख रहा हूं। ये यहां पे आया मैं और देख रहा हूं, हाँ मेजरमेंट इतना है, ये मेजरमेंट इतना है। तो गलती हो सकती है। जब मैं सामने से मेजरमेंट लूंगा, हाँ अब परफेक्ट आएगा। तो मैं दूर से मेजरमेंट ले रहा हूं, किसकी गलती? मेरी गलती। इसको बोलते हैं हम पर्सनल एरर, राइट। तो सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है इनपरफेक्शन इन दी मेजरिंग टेक्निक। तीसरा क्या है? पर्सनल एरर। उसके बाद आता है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनना है, रैंडम एरर का मतलब होता है कहीं ना कहीं गलती जो हो रही है वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रही है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपने साउंड का स्पीड मेजर कर लिया अभी सुबह के टाइम पे, और मैंने बोल दिया भाई साउंड का स्पीड सुबह के टाइम पे 330 मीटर पर सेकेंड है। जब मैं किसी बंदे को दोपहर को मेजर करने भेजूंगा, साउंड का स्पीड बढ़ चुका होगा, क्योंकि साउंड का स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एयर का, अलग वैल्यू आ जाएगा। तो फिर बोलेगा भाई सुबह तूने मुझे गलत रीडिंग बताया। नहीं, यहां पे एरर जो आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर चेंजेस हो रहे हैं। तो एरर अराइजेस ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशन लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो ऐसे टाइप के एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज। रैंडम एरर को हम खत्म नहीं कर सकते, रैंडम एरर को हम कम कर सकते। कोई भी टाइप के एरर को आप पूरी तरीके से मेजरमेंट में खत्म नहीं कर सकते, ये चीज का आपको ध्यान रखना। फिर से, आप एरर पूरी तरीके से किसी भी मेजरमेंट में खत्म नहीं कर सकते, आप एरर को रिड्यूस कर सकते। क्लियर? वेरी गुड। चलो, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अपने वर्ड्स में लिखना है कि किस तरीके से अलग अलग टाइप्स के एरर अराइज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है, अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अगला, अब मेजर करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, मेजर करेंगे। एरर को मेजर कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि हम लोग कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे मुझे बोला गया भाई ये बोर्ड का लेंथ निकालो परफेक्ट, मैं कभी नहीं निकाल सकता। तो इसका परफेक्ट वैल्यू कौन निकाल पाएगा? आंसर है कोई नहीं निकाल पाएगा।
तो फिर इसका परफेक्ट वैल्यू आएगा कहां से? तो इसका परफेक्ट वैल्यू आएगा मीन निकालने से, मीन लेंथ निकालने से। तो मैं क्या करूंगा, इसका लेंथ एक बार मेजर किया, इसका लेंथ वापस से मेजर किया, इसका लेंथ वापस से, ऐसे मैंने बहुत सारे 5 रीडिंग ले लिया, 6 रीडिंग ले लिया, 10 रीडिंग ले लिया। अब पूरे 10 रीडिंग का मैं क्या करूंगा, एवरेज ले लूंगा, और जो वैल्यू आएगा उसको ही बोलते हैं ट्रू वैल्यू, उसको ही बोलते हैं मीन वैल्यू, उसको ही बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब वही आपको परफेक्ट मानना पड़ेगा। तो देखो क्या है, एरर का मतलब तो हमें पता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर, राइट। तो मान के चलो इस इंस्ट्रूमेंट का आपने लेंथ मेजर किया, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का आपने लेंथ मेजर किया, पहली बार आपको लेंथ आया A1, दूसरी बार आया A2, तीसरी बार आया A3 और चौथी बार आया A4। तो इसका एग्जैक्ट लेंथ क्या है, इसका मीन निकाल लो। तो आप क्या करोगे, मीन वैल्यू, द मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू। इसी को ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इसी को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं। तो क्या सीखा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का कोई भी मेजरमेंट आप कभी परफेक्ट निकाल सकते हो। परफेक्ट क्या होगा, फिर बहुत सारे रीडिंग्स लो, ऐड करो, मीन निकालो, और वो आपका परफेक्ट वैल्यू हो। तो हमने यहाँ पे 4 रीडिंग लिया इसका, A1, A2, A3 एंड A4। A1 प्लस A2 प्लस A3 n रीडिंग निकाला मान के चलो, तो डिवाइड बाय n करो, आपको मीन आएगा, इसी को बोलोगे आप ट्रू वैल्यू। उसके बाद आपने जो रीडिंग निकाला था A1, A2, A3, AN तक, हर रीडिंग में गलती थी, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू तो ये जो आया वो है, हर रीडिंग में गलती थी। तो वो गलती को आप कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, उस गलती को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो उसे आप निकालने के लिए ये जो ट्रू वैल्यू आया उसमें से आपका पहला वाला मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे, जो ट्रू वैल्यू आया उसमें से जब दूसरे वैल्यू को मालूम माइनस करोगे तो आपको दूसरे वैल्यू का एरर पता चलेगा, तीसरे वैल्यू को माइनस करोगे तो तीसरे। तो देखो क्या है, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A1, पहले वाले रीडिंग में आपके कितनी गलती है, एरर इन फर्स्ट रीडिंग, वो होगा आपका ट्रू वैल्यू जो आया उसमें से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर दो। सेकंड रीडिंग में कितना एब्सोल्यूट एरर है, कितना गलती है, ट्रू वैल्यू जो आया, मीन वैल्यू जो आया उसमें से A2 माइनस कर दो, सेकंड रीडिंग। इस तरीके से आप हर एक रीडिंग का, जितना रीडिंग आपने निकाला उसका क्या निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट एरर। तो है क्या, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस किया आपने, द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन यानी ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर किया उसी को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एब्सोल्यूट एरर। तो 2 तरीका हम लोग ने एस्टिमेशन का सीखा। पहला तो होता है ट्रू वैल्यू निकालना। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, परफेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मीन लेके, जितना भी रीडिंग्स आया सबका आप एवरेज ले लो, मीन ले लो, उसी को ट्रू वैल्यू बोलोगे आप, उसी को मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलोगे आप, उसी को आप मीन वैल्यू बोलोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद आप निकालोगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब आपने जो रीडिंग निकाला है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, जो आपने रीडिंग निकाला है उसमें कुछ ना कुछ गलती है, कितनी गलती है, तो ट्रू वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस कर दो, ट्रू वैल्यू में से पहला वाला वैल्यू जो आपने मेजर किया था माइनस करो, आपको फर्स्ट वैल्यू का एरर मिल जाएगा। इस तरीके से आप सारे वैल्यू का एरर निकाल लो। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितना भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, फर्स्ट वाले वैल्यू के अंदर एरर, सेकंड वैल्यू, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, सारे वैल्यू के अंदर जो आपने एरर निकाला था सबका मीन ले लो। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा n अपॉन n, मीन ले लिया आप लोगों ने, और आप लोगों को क्या मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। उसके बाद आता है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, जो आपका मीन एरर आया, जो आपका मीन एरर आया, जितनी भी गलती आपने की थी उसका एक मीन आ गया, उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो। तो रिलेटिव एरर इज मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ए मीन क्या है, ट्रू वैल्यू है। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। इस तरीके से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो क्या सीखा, एरर एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को शॉर्टकट, पूरा शॉर्टकट फुल फ्लेज में हम जा रहे हैं, बहुत कम टाइम में रिवीजन करने के लिए लेक्चर है, ठीक है। रिवीजन करने के लिए इसका जो कंसेप्ट है आप लोगों को सर्च कर लेना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वेदांतु महाराष्ट्र पे। सारे पहले आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए ये वाला लेक्चर है सिर्फ। क्लियर। इसके अंदर आपको डीप कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा ये फुल्ली रिवीजन के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने एरर्स के बारे में क्या सीखा, हम लोग ने एरर्स के बारे में सीखा, आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगा। ट्रू वैल्यू के लिए आपको बहुत सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, उसका मीन लेना पड़ेगा, जिसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक। सेकंड हमने क्या सीखा,
सेकंड, आपको हर एक वैल्यू का एरर निकालना पड़ेगा जो आपने मेजर किया था, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर जितना भी वैल्यू आपने मेजर किया था सबका जो एरर मिल गया, सबका मीन ले लो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर को ट्रू वैल्यू यानी एरिथमेटिक मीन से डिवाइड करो, रिलेटिव एरर आ जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज है। एकदम सिंपल फ्लो में एरर के मेजरमेंट होते हैं। क्लियर? तो अच्छे से नोट्स एक बना लो फटाक से, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एरर्स के प्रोपगेशन पे, एरर्स के कॉम्बिनेशन पे। क्लियर? तो अगला टॉपिक लिख लेना आप लोगों को, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अगला टॉपिक आपको क्या लिखना है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। चलो अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करो, मेजर कर लिया आपने, और एक ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करो, मेजर कर लिया, ऐड करो, ऐड भी कर दिया। तो जो आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेजर किया था ऑब्वियसली उसमें कुछ गलती होगी, सेकेंड ऑब्जेक्ट जो मेजर किया था उसमें भी तो गलती होगी, और जब दो गलत वाले वैल्यू को आप ऐड करोगे तो फाइनल आंसर में भी गलती चली गई। इसी को बोलते हैं एरर्स का कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। तो सबसे पहले होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। तो मान के चलो इसका वैल्यू 5 है, कितना है? इसका लेंथ है 5 और आपने मेजर कर दिया 5.2। क्या मेजर कर दिया आपने? 5.2। तो आप लिख सकते हो कि आपने वैल्यू मेजर किया 5 प्लस 0. ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू है 5 और आपने मेजर कर दिया 5.2 बाई चांस। तो आप बोलोगे आपने जो रीडिंग्स निकाला है वो है 5 प्लस 0.2। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये है आपका ट्रू वैल्यू और ये क्या है? आपका एरर है। क्या है? एरर। इसको आप बोलोगे ये आपका ट्रू वैल्यू है और ये आपका एरर है। तो एरर को हम लोग ऐसे, इसको एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, डेल्टा ऐसे डिनोट करें। क्या बोलेंगे? डेल्टा। तो देखो जब आप दो वैल्यू को ऐड कर रहे हो, पहला वैल्यू आपने लिया a प्लस माइनस डेल्टा है, इसका मतलब है कि आपने जो वैल्यू निकाला है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा है, प्लस है, या तो थोड़ा सा कम है। इसके लिए प्लस माइनस दोनों आपने यूज की। तो हम लोग ने क्या सीखा था? हम लोग ने कंसेप्ट में ये सीखा था कोई भी नंबर को आप a प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे पहला वाला वैल्यू जो ये ट्रू वैल्यू बताता है, ये जो है एरर बताता है। तो ऐसे दो मेजरमेंट लिया, ऑब्वियसली आप मेजरमेंट लोगे तो गलतियां करोगे। तो हमने दो मेजरमेंट लिया, एक था a प्लस माइनस डेल्टा, एक था b प्लस माइनस डेल्टा b। तो जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो एरर्स भी क्या हो जाएंगे? ऐड होके जाएंगे। तो देखो यहां पे जरा ध्यान से, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा, जब दोनों वैल्यू को आप ऐड करोगे तो a प्लस b ट्रू वैल्यू ऐड होके z देगा, डेल्टा a और डेल्टा b ऐड होके डेल्टा z देगा। मतलब फाइनल आंसर में भी कुछ गलतियां चली जाएगी। तो वो गलती जाएगी कैसे? तो जो फाइनल आंसर में गलती जा रहा है वो फर्स्ट वाले वैल्यू में जो गलती और सेकंड वाले वैल्यू में जो गलती, उनका एडिशन चला जाएगा। क्या समझ में आया? कि अगर फर्स्ट वैल्यू में 0.1 का गलती है, सेकंड वाले वैल्यू में भी 0.1 का गलती है, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे, दोनों मेजरमेंट को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर में इसकी गलती और इसकी गलती ऐड होके चला जाएगा। तो 0.2 गलती उसके अंदर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? कि जब आप किसी दो एरर वाले नंबर को ऐड करते हो तो फाइनल आंसर में एरर जो आएगा वो पहला और सेकंड वाले वैल्यू के एरर का एडिशन। नेक्स्ट, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में भी, व्हेन टू मेजर्ड वैल्यू आर एडेड देन द एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट, जो रिजल्ट में एरर जाएगा वो कैसा जाएगा? सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। इसके अंदर जो एरर होगा इसके अंदर ये दोनों का सम चला जाएगा फाइनल आंसर में। अगर इसके वैल्यू में 0.1 का एरर है, इसमें 0.1, फाइनल आंसर में भी 0.1 का एरर जाएगा। सेकेंड, जब आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हो वही चीज होता है। देखो, when two values are subtracted then the absolute error in the result is equal to sum। अगर आप एक लेंथ मेजर किए, इसमें कुछ गलती है, दूसरा लेंथ मेजर किए गलती है, जब आप दोनों के वैल्यू को माइनस करोगे तो फाइनल आंसर में गलती ऐड होके ही जाएगा, माइनस होके नहीं जाएगा। इवन दो आप माइनस करें, वही लिखा है, when two values are subtracted then the absolute error in the result is equal to sum of absolute error of the individual value। तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कर रहे हो आप मेजरमेंट के साथ, हमेशा एरर ऐड होके ही जाएगा। क्लियर है? नोट हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे।
तो जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दो मेजरमेंट का करते हो जिसके अंदर गलती है, जैसे पहला मेजरमेंट आपका ये, सेकंड मेजरमेंट आपका ये है, अब आप ये दोनों को मेजर कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑब्वियसली जेड मिलेगा। चलो वैल्यूज रखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आपको देगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ऑब्वियसली ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ वैल्यू देगा, जिसके अंदर भी कुछ जेड वैल्यू देगा, उसमें भी एरर होगा कुछ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एरर था। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऐसे ही है, ए इंटू बी, ए बी हो गया, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, ए इंटू डेल्टा बी हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, डेल्टा ए इंटू बी बराबर, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग एलएचएस, ये जो साइड है इसको मैं जेड से डिवाइड करूंगा और आरएचएस जो आरएचएस को ए बी से डिवाइड करूंगा। ध्यान से देखना, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड, ए बी किससे डिवाइड करना, ए बी से, ए बी अपॉन ए बी, प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, इसको भी ए बी से डिवाइड कर दो सारे टर्म्स को, प्लस माइनस डेल्टा ए बी, प्लस माइनस डेल्टा ए बी, इसको भी ए बी से डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, इसको भी ए बी से डिवाइड कर दिया सारे टर्म्स को। चलो देखो, अब जेड अपॉन जेड 1 आ जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड आ जाएगा, ए बी अपॉन ए बी कैंसिल होके 1 दे देगा, ए और ए कैंसिल होगा, डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, प्लस माइनस बी और बी कैंसिल, डेल्टा ए अपॉन ए आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए लिख दो, डेल्टा बी अपॉन बी लिख दो। मल्टीप्लीकेशन है तो सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं, 1 और 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड बचा, ये तो खत्म हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी बचा, डेल्टा ए अपॉन ए बचा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब डेल्टा ए तो एरर है, डेल्टा बी भी एरर है, और एरर बहुत छोटा होता है। अगर मैंने 100 मीटर लेंथ मेजर किया है तो उसके अंदर मैं 50 मीटर एरर तो नहीं ला सकता, 1 मीटर एरर आ सकता है, 1 मीटर भी नहीं आएगा। 100 मीटर मैंने मेजर किया तो 1 मीटर थोड़ी एरर, एरर बहुत छोटा वैल्यू होता है। और ये क्या है, डेल्टा ए मतलब एरर, ये बहुत छोटा वैल्यू है, ये भी बहुत छोटा वैल्यू है। और अगर बहुत छोटा वैल्यू को किसी बड़े वैल्यू, ए तो बड़ा वैल्यू है, ये तो ट्रू वैल्यू है, छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड करते हो ना, और छोटा हो जाता है। मतलब ये बहुत छोटा वैल्यू, ये बहुत छोटा वैल्यू, और दो छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे और छोटा हो जाएगा, मतलब 0 के बराबर। इसलिए इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। इफ डेल्टा एंड डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी कैन बी नेग्लेक्ट। हट गया ये, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये बोल रहा है जब भी आप दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो, जब भी आप दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो, हमेशा जब भी आप दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो, हमेशा जरा ध्यान देना, ये क्या है, ये एरर है, ये ट्रू वैल्यू है, एरर ट्रू वैल्यू, एरर ट्रू वैल्यू। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन क्या देखा था, रिलेटिव एरर। मतलब फाइनल आंसर रिलेटिव एरर जाता है दोनों वैल्यू के रिलेटिव एरर का सम। ध्यान से सुनना, क्या जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर में रिलेटिव एरर जाता है दोनों नंबर का एडिशन होके, दोनों नंबर का रिलेटिव एरर फाइनल आंसर में जाता है, एरर नहीं जाता है। एडिशन में एरर जा रहा था ऐड होके, सब्ट्रैक्शन में भी एरर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एरर नहीं, रिलेटिव एरर फाइनल आंसर में पहुंच जाता है। दोनों नंबर का रिलेटिव एरर ऐड होके फाइनल आंसर में पहुंचता है। ये कंसेप्ट है इसके अंदर, डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो क्या याद रखोगे, जब भी आप दो एरर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब भी आप दो एरर वाले नंबर का डिवीजन करते हो, तो फाइनल आंसर में दोनों नंबर का रिलेटिव एरर आगे जाता है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टर्म है, ठीक है, जिसके पास कुछ पावर है, तो हमेशा क्या करने का, पावर को आगे ले लेना। जैसे z इक्वल टू ए क्यूब था, तो ए क्यूब को ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। अब ये तीनों को देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई आता है तो फाइनल आंसर में इन तीनों का रिलेटिव एरर जाता है, इसका रिलेटिव एरर होगा, बराबर। तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो 3 टाइम्स आ जाएगा। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हुआ क्या, ये टर्म आगे आ गया, 3 आगे आ गया, और इसका क्या मिल गया, रिलेटिव एरर। इस तरीके से अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है a⁻n b⁻q अपॉन c⁻r, तो इसको सॉल्व करने के लिए n को आगे लो, इसका ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो आंसर में p में क्या जाएगा, रिलेटिव एरर जाएगा। a का रिलेटिव एरर, b का रिलेटिव एरर, c का रिलेटिव एरर ऐड होके इसमें जाएगा।
पावर को आगे ले लो और इस तरीके से पावर के टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो अब अगला जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है ऐसे डिजिट जिसके लिए आप श्योर हो कि ये परफेक्ट वैल्यूज हैं। जैसे मैं बोलता हूं यहां से दिल्ली का एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो है 2103 किलोमीटर, मतलब 2103 किलोमीटर, 2103 किलोमीटर। यहां से दिल्ली है 2103 किलोमीटर। किसी ने मुझे पूछा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा दिल्ली यहां से 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर। मतलब यहां पे मैं 21 जो है वही नंबर को परफेक्ट बता रहा हूं, 03 को मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। तो कौन से नंबर को इंपॉर्टेंस देना है, कौन से नंबर को नहीं देना, इस चीज को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको देखेंगे, फटाफट देखना है। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए मेजरमेंट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कोई भी मेजरमेंट आपने निकाला, कोई भी मेजरमेंट आपने लिया, उसमें अगर 0 नहीं आ रहा है तो 1 से लेके 9 जितने भी आ रहे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो जैसे 1230, तो इसमें 123 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, इसके लिए सिग्निफिकेंट। तो इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और एक एग्जांपल 2341, चारों के चारों नॉन जीरो है। तो क्या लिखा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट इन ए मेजरमेंट इज सिग्निफिकेंट। तो चारों सिग्निफिकेंट, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट, सेकेंड रूल बोलता है ऑल द जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब पहला वाला रूल बोलता है कि जीरो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है। दूसरा वाला रूल बोलता है अगर बाई चांस जीरो किसी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देखो क्या है एग्जांपल 1034, 1 और 3 सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में 0 आ रहा है, बराबर, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया। तो क्या रूल नंबर 2 बोलता है? अगर 0 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आया तो भाई वो 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्लियर? रूल नंबर 3, इन ए मेजरमेंट विच इज लेस देन 1 all the 0 or 0 to the right of decimal and left of decimal are non-significant। क्लियर? एकदम सिंपल मैं बताता हूं, कोई भी नंबर में स्टार्टिंग के जितने भी 0 है सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने भी 0 है, अगर उस नंबर में डेसिमल है चाहे नहीं। जैसे एग्जांपल देखो 0.00143, ये तीनों 0 स्टार्टिंग के 0 है ना, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो 143 इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर। क्या रूल है तीसरा? तीसरा रूल ये बोलता है कोई भी मेजरमेंट में स्टार्टिंग में जितने भी 0 आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आया बात समझ? रूल नंबर चौथा, रूल नंबर चौथा बोलता है 0 एट द लास्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इज सिग्निफिकेंट इफ द मेजरमेंट कंटेन डेसिमल। ये बोलता है किसी भी मेजरमेंट में अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, बट वो सिग्निफिकेंट तब भी हो जाएगा अगर उसमें डेसिमल है। जैसे एग्जांपल 1.230, ये लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसमें डेसिमल है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट। अगर ये ऐसा होता 1230, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। तो स्टार्टिंग का और लास्ट का दोनों कोई भी 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन लास्ट का 0 सिग्निफिकेंट हो जाता है। रूल नंबर 4 ये बोलता है जब किसी मेजरमेंट के अंदर क्या होता है? डेसिमल। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि सारे के सारे डिजिट किसी भी मेजरमेंट में हमेशा कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 2 ये बोलता है, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि सारे के सारे डिजिट किसी मेजरमेंट में 0 को छोड़ के सिग्निफिकेंट हो। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि किसी भी मेजरमेंट में अगर 0 किसी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। रूल नंबर 3 ये बोलता है किसी भी मेजरमेंट में स्टार्टिंग में कोई भी 0 रहने दो, चाहे उसमें डेसिमल है चाहे नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। और रूल नंबर 4 ये बोलता है लास्ट का 0 तो वैसे सिग्निफिकेंट होता नहीं है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट तब हो जाता है जब उस नंबर में, उस मेजरमेंट में एक डेसिमल है। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए ये आपका लेक्चर है। ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। सिग्निफिकेंट डिजिट अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जरा ध्यान देना। 12.0, इसके अंदर लास्ट का 0 है लेकिन इसमें डेसिमल है, इसके लिए कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 3। 7.0, 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये 0 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके अंदर डेसिमल है। जब डिवाइड करोगे तो देखो जरा क्या होगा। 12.0 को 7.0 से आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 1.7142।
तो आपको आंसर कितने तक लिखना है, तो आपको उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट आपके आंसर में रखना है जितना सबसे कम गिवन वैल्यू में। गिवन वैल्यू ये दोनों है, इसमें देखो डेसिमल, ध्यान से देखना, इसके अंदर आप देखोगे डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, या तो आप बोलो किससे, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 और इसमें 2, तो सबसे कम कौन सा है 2, तो आपके आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, 3 नहीं चलेगा। तो आपके गिवन वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है वही आपके आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो आपने ये दोनों वैल्यू को डिवाइड किया, आपका आंसर आया 1.7142। तो आप इसको ऐसे लिखोगे नहीं, आपका जो आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू उतना ही होना चाहिए जितना आपके गिवन वैल्यू में सबसे कम था। तो ये 2 गिवन वैल्यू है, इसमें 2 है, तो आपके आंसर में भी सबसे कम वाला 2 ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ को देखो, अगर 3 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट राउंड ऑफ करना है, जैसे आपको एक नंबर दिया गया 2.13648, आपको बोला गया है राउंड ऑफ टिल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, कितना 3, तो आपको पता ये 3 सिग्निफिकेंट है, इतने तक लिखना है। तो ये कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखना, आप इसके बाद वाले नंबर को देखोगे, अगर ये 5 से बड़ा है, 6 है ऑब्वियस, 5 से बड़ा है, ये नंबर को 1 से बढ़ा दोगे तो आपका आंसर आएगा 2.14। क्यों ये 4 किया, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर जो है वो 5 से बड़ा, और आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना था। 2 1 3 तीनों सिग्निफिकेंट है, 3 हो गया, तो ये 3 4 इसलिए बनेगा क्योंकि इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा था। तो क्या लिखा है, इफ नंबर आफ्टर डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5, जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है इसके बाद वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, देन द नंबर टू बी राउंडेड इज इंक्रीज बाय 1, जो नंबर को राउंड ऑफ करना था वो 1 से बढ़ जाएगा 2.1। क्लियर। नेक्स्ट, ध्यान से देखना, इफ नंबर आफ्टर ए डिजिट टू बी राउंडेड इज लेस देन 5, अगर ये नंबर जिसको राउंड ऑफ करना उसके बाद वाला नंबर 5 से कम है, तो आपको राउंडेड नंबर जो है सेम रख देना है। जैसे इसमें ये नंबर देखो, इतने नंबर को आपको रखना है आंसर में, 3 सिग्निफिकेंट, उसके बाद वाला नंबर 5 से कम है तो क्या हो जाएगा, ये वैसा का वैसे है। नेक्स्ट, इफ नंबर आफ्टर डिजिट टू बी राउंडेड इज 5, अगर जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर 5 है तो क्या करोगे, तो 2 कंडीशन आ जाएगा, तो क्या करोगे, देन इफ नंबर टू बी राउंडेड इज ऑड देन इट इज इंक्रीज बाय 1। तो जैसे यहां पे देखो, यहां तक आपको राउंड ऑफ करना था, इसके बाद वाला नंबर क्या है 5, अब क्या करोगे, तो जो नंबर तक राउंड ऑफ करना था 3 इसको चेक करूंगा, ऑड है या इवन, ऑब्वियसली ऑड है, 3 ऑड है, तो क्या करूंगा मैं 1 से बढ़ा दूंगा तो 2.14 हो जाए। और दूसरा रूल ये बोलता है अगर वो इवन है, अगर वो इवन है तो वैसे छोड़ देना। तो देखो ये 5 आया, इसके पहले वाला नंबर इवन है तो वैसे का वैसे छोड़। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते, राउंड ऑफ करते। क्लियर हो गया। चलो अब अगला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या आता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बहुत सारे कंफ्यूजन नहीं रहे, हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये बोलता है एक्सप्रेस एनी मेजरमेंट, एक्सप्रेस एनी मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से देखना, इन टर्म्स ऑफ a इंटू 10 टू द पावर n, इसके फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्रेस कर लेना किसी भी गिवन टर्म को। जैसे आपको बोला गया है 6400 किलोमीटर, इस मेजरमेंट को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मैं कन्वर्ट करूंगा 64 इंटू 10 टू द पावर 2 किलोमीटर, बराबर। तो ये देखो आप देख सकते हैं ये a हो गया इंटू ये हो गया 10⁻n, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, बराबर, कन्वर्ट कर लिया। अब देखना है आपको कि a का जो वैल्यू है, ध्यान रखना है, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो a का वैल्यू है, जो a का वैल्यू है वो 5 से बड़ा होना चाहिए और 0.5 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, आप जब ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको यह ध्यान रखना है जो आपका a का वैल्यू है वो 5 से बड़ा होना चाहिए और 0.5 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो आपने कन्वर्ट तो किया, तो आप देखोगे a का वैल्यू यानी ये 64, क्या ये 5 से बड़ा है, छोटा है, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। ये गलत मैंने रखा है, इसको वापस से एक और बार मैं कर देता हूं। जो a का वैल्यू है
ये क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, a का वैल्यू 0.5 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये एक नंबर है, एक नंबर हम लोग ने लिया 6400 किलोमीटर, इसको बोला गया ऑर्डर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ऑर्डर बताओ इसका कितना है। तो आप क्या करोगे, आप इसको एक्सप्रेस करोगे 64 इंटू 10 टू द पावर 2 के फॉर्म में, a इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। फिर चेक करोगे क्या a का वैल्यू 5 से छोटा है, नहीं बड़ा है, मतलब ये तरीका गलत है। फिर आप इसको क्या करोगे 6.4 कर दोगे और यहां पे क्या आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3। फिर चेक करोगे a का वैल्यू, क्या a का वैल्यू 5 से छोटा है, a का वैल्यू 5 से छोटा चाहिए और 0.5 से बड़ा चाहिए। 5 से छोटा नहीं, 5 से बड़ा है, गलत है, ये भी तरीका गलत। फिर आप इसको क्या करोगे 0.64 इंटू 10 टू द पावर 2 कर दोगे, 2 नहीं 4 बराबर। 6400 को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब चेक करोगे a का वैल्यू, ध्यान देना, क्या a का वैल्यू 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। क्या 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, मतलब ये परफेक्ट है। और यहां पे जो 10 का पावर रहेगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब आप बोलोगे इसको आपने एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में, कैसे, इसको आपने एक्सप्रेस किया 0.64 इंटू 10 टू द पावर 4 के फॉर्म में, और फिर आपने चेक किया क्या a का वैल्यू 5 से छोटा है, बिल्कुल है, 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो आप बोलोगे इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज, क्लियर हो गया, क्लियर एकदम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये चीज यहां पे आपको ऑर्डर बताए। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो इतने सारे चैप्टर है, ये हम लोगों का लेक्चर जो था वो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए था। इसके अंदर आपको कंसेप्ट जो है पहले से देखना है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन के लिए चैप्टर था, कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन से टॉपिक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आपको सारे लेक्चर के वन शॉट और भी डिटेल्स में मिलेंगे। ये एकदम क्विक रिवीजन, फटाफट वाला लेक्चर्स था, ये क्विक रिवीजन वाला लेक्चर था। और भी डिटेल वर्जन आप लोगों को वन शॉट में मिलेंगे इस चैप्टर का, बाकी सारे चैप्टर्स का भी ऐसे मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।